हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और मैं हूं आपकी दोस्त रुकैया। और हम अपना शुरू कर रहे हैं अपना तीसरा लेसन ज्योग्राफी का। ठीक है, जिसका नाम है अपुआ। अपुआ को इंग्लिश में कहते हैं रन ऑफ। ठीक है, और हमने शुरू के 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर देखनी है उनकी वीडियो तो आप इसमें पड़ी है वीडियो यूट्यूब चैनल में मेरे, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, आज हमारा लेसन शुरू है अफवाह। अफवाह का मतलब होता है रन ऑफ। ठीक है, अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। मतलब अफवाह क्या होता है, जल हमें पता है नदियाँ। ठीक है, तो नदियाँ जो होती है, नदियों से रिलेटेड जो होती है, छोटी नदियाँ आके मिलती हैं। अफवाह मतलब हम समझ लेते हैं। ठीक है, अफवाह मतलब होता है नदी तंत्र को की व्याख्या करता है। अब नदी तंत्र क्या होता है, जब छोटी नदी, जैसे ये बड़ी नदी है, इसके सहायक छोटी नदी आएंगी, फिर यहाँ पर दूसरी, ऐसे ऐसे, ये तो ये एक संरचना बना रही है। मतलब जब छोटी नदी यानी सहायक नदी आके बड़ी नदी में मिलती है तो एक नदी तंत्र का क्रिएशन करती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नदी तंत्र, और इसी को हम क्या कहते हैं, अपुआ। मतलब जब बड़ी नदी मुख्य नदी की सहायक नदियां आकर उसमें मिलती हैं तो उसको हम बनाते हैं, वो बनता है नदी तंत्र, और उसको हम कहते हैं अपुआ। ठीक है, भारत के भौगोलिक मानचित्र को देखिए। अब हमें मानचित्र को देखना है। आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं। मतलब क्या है, जब छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिलती है, जो मैं आपको बता रही थी, तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पीछे पढ़ा था सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी जो है मुख्य नदी है। कहाँ से निकलती है, कैलाश मानसरोवर, और कहाँ पर जाती है, अरब की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो उसकी सहायक नदी कौन सी है, हमारे पास झेलम है, चिनाब है, सतलज है, ठीक है, रावी है। तो ये जो है हमारी, ये जो है छोटी छोटी नदियाँ मुख्य नदी में जाकर मिलती हैं या मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अतः इसका निकाय किसी बड़े जलाशय जैसे झील, यानी जो मैं कह रही थी कि हमारी सिंधु नदी कहाँ गिरती है, समुद्र में, अरब की खाड़ी, अरब सागर सॉरी। तो ये जो है हमारी, या तो वो झील में गिरेंगी, या फिर वो समुद्र, या फिर महासागर में, ठीक है, में जाके गिरती है। झील आपको पता होता है क्या होता है, जिसमें पानी इकट्ठा होता है जल का थोड़ा टाइम। जैसे नैनीताल की झील आपने देखी होगी, काफी लोगों ने। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी, मतलब एक नदी तंत्र, नदी तंत्र बता दिया था हमने, उसके द्वारा जो जल का प्रवाह होता रहता है उसको हम क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी। ठीक है, अब आप मानचित्र में देखकर बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक क्या दिया है, डायग्राम दिया है हमें। हमारे एनसीईआरटी के डायग्राम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल भी। देखिए, इसमें जो है ये सहायक नदियाँ हैं, ये मुख्य धारा में आकर गिर रही हैं, यानी मिल रही हैं। तो ये जो है मुख्य धारा जो है बड़ी सी नदी का क्रिएशन कर रही है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। ये जो है जल विभाजक, यानी एक चट्टान या फिर मिट्टी का टुकड़ा ने इन दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया है, जल विभाजन। ठीक है, विभाजक। अब इसमें क्या है, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसा कि पर्वत, आपने पर्वत देखे हैं, हमने पढ़ा था, या उच्च भूमि भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करता है। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पहाड़ है, उत्तराखंड के पहाड़ समझ लो। तो यहाँ से निकलने वाली नदी ये दो नदियों को आपस में क्या कर सकता है, अलग कर सकता है, दोनों के तंत्र अलग डिवाइड कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो उसको हम क्या कहलाएंगे, जल विभाजक कहलाएंगे, जल विभाजक। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है। अब इमेजिन नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। ये क्या है, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, और ये जो होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, और ये जो होती है वर्ल्ड की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ये लंबी नदी है। ठीक है, इसकी मैं फोटो
अब हमने वो देखी। अब ये है हमारे भारत की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी नदी, आपको पता करनी है। तो वो हमें सबको पता है कि हमारी जो सबसे बड़ी अपवाह नदी है वो कौन है, हमारी गंगा है। अब गंगा की सहायक नदी उसमें आकर मिलती हैं जब छोटी छोटी नदियाँ, तो गंगा क्या हो जाती है, एक बड़ा सा अपवाह द्रोणी का क्रिएशन कर देती है। अब ये क्या है, भारत का अपवाह तंत्र। अब भारत में क्या क्या है, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के आधार के द्वारा किया जाता है। मतलब वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया है। अब दो मुख्य भाग क्या है, हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब हिमालय की नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, आपको पता है हमारी ज़्यादातर नदियाँ जो है वो किससे निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें बताया है ये भारत के दो मुख्य भौतिकी क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। पहला हमारी हिमालय की नदियाँ, दूसरी हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब ये क्या कह रहा है, हमारी कंडीशन भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग हैं, जिसके कारण हमारे पास दो कंडीशन उत्पन्न हो जाती हैं। पहला कौन से है, हिमालय की नदियाँ, दूसरी क्या है, प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ की अधिकतर नदियाँ 12 मासी नदियाँ होती हैं। मतलब हिमालय की नदियाँ में जो होता है, आपको पता है हिमालय में क्या होता है, बर्फ जमी रहती है, विंटर के सीजन में यहाँ बर्फ पड़ती है, ठीक है। और जम्मू साइड तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ पड़ती है, ठीक है, हिमाचल जम्मू। तो ये वाला एरिया जो है इसके बर्फ के कारण ढका रहता है जाड़ों में। जो बर्फ पिघल पिघल कर उससे निकलने वाली नदियों में 12 मासी पानी जो है वो भेजते हैं। तो यही कह रहा है, ये हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12 मासी नदियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ पिघलती है, ठीक है। क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली हिम के द्वारा भी जल प्राप्त हो जाता है। सेम कह रहा है ये। हिमालय की दो प्रमुख नदियां, जैसे सिंधु, सिंधु का एग्जाम्पल हमने पहले दे दिया था, और ब्रह्मपुत्र भी आगे समझा दिया था, पर हम यहाँ पर भी अगेन समझाएंगे क्योंकि यहाँ पर आया है ये, ठीक है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र है, यह एक पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है, पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों के ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। अब गार्ज क्या होता है, दो पर्वतों के बीच से निकलने वाली नदियों का एरिया, ठीक है। तो उसको इन्होंने कहा है कि ये जो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र ने क्या किया है, पहाड़ों को काट के गार्जों का निर्माण किया है, ठीक है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से समुद्र तक के लंबे स्थान की का रास्ता तय करती है। मतलब ये कह रही है जहाँ से निकलती है, जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा भी है, तो यहाँ से निकल रही है और कहाँ पर, यहाँ पर अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में जाकर ही गिरती है, ठीक है। तो यहाँ से निकल के ये यहाँ तक का एक लंबी रूट तय करती है। वैसे ही हमारा एग्जाम्पल क्या था, सिंधु नदी का, ठीक है। ये है हमारी सिंधु नदी, कहाँ से निकलती है, इधर से निकलती है। यहाँ से निकलते हुए ये सिंध नदी यहाँ जा रही है, सिंध नदी यहाँ पर जाके अरब की सागर में गिर गई। अब ये हमारी ब्रह्मपुत्र, ये देखो सांगपो नदी, फिर यहाँ दिहांग, फिर यहाँ ब्रह्मपुत्र और यहाँ पद्मा। आपको ये समझ में आ रहा है, हम इसको एक बार और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा। अभी इसको हम पढ़ते हैं। अब ये देखिए इस डायग्राम में ये क्या कह रहा है, जब ये नदी स्रोत आ रहे हैं तो ऊपरी भाग, ये मध्य यानी मिडिल, सर्प की आकृति, मतलब सांप जैसी आकृति, गौमुख यानी झील, मतलब जब झील का गौ के जैसा मुंह हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं समझने के लिए बता रही हूँ, निचले सिरे में। और जब एक नदी बहुत सारे भागों में डिवाइड हो जाती है, छोटे छोटे, और उनके बीच में लैंड मास होता है, तो उसे हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है। अभी ये आगे हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। यह हमारी क्या बता रहा है, नदी की विभिन्न अवस्थाएं, ठीक है, तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है। मतलब क्या करती है, ये अपने साथ क्या आती है, ऊपरी भाग से मिट्टी विट्टी लेकर आती है अपने साथ। ये लेकिन है अपने साथ भारी मात्रा में सल्ट व एवं बालू की
का संवाहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प मतलब ये नीचे को आ रही है ना, जब हिमालय के बाद नदी नीचे को आती है तो वह एक विसर्प यानी सांप के जैसा शेप ले लेती है। विसर्प गौमुख ये झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत से अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। अब निचला जो होता है, मैदानी भाग जो होता है, वहाँ बाढ़ आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, यानी वह निचला भाग, ठीक है। यह पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती है। यही डेल्टा, जब मैंने कहा था नदी संवहन तंत्र, जब एक से ज्यादा धाराओं में डिवाइड हो जाता है और उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा लैंडमास और वो क्या होता है, नदी से गिरा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अधिकतम अब हमारे पास क्या है, प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ को समझते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं हमारी मौसमी नदियाँ होती हैं, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग चलती हैं। जैसे बरसातों में बरसात हुई, फिर उसके बाद बरसात में हुई, फिर गर्मियों में गायब हो गई, ऐसे, ठीक है, क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा के पर निर्भर होता है। वर्षा कब होती है हमारी, बरसात के मौसम में, ठीक है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। मतलब क्या, अगर कोई बड़ी सी नदी है तो वो भी क्या हो जाएगी, प्रायद्वीपीय नदियाँ छोटी छोटी ले लेती है, ठीक है। शुष्क मौसम यानी समर सीजन। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई बहुत कम और छिछली होती है। मतलब ये क्या होते हैं, इनकी लंबाई कम होती है। हिमालय की नदियों की लंबाई इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें साल भर क्या होता है, पानी रहता है, ठीक है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती है। अब हमें डायरेक्शन हमने बता दी थी, पश्चिम की ओर मतलब इधर साइड, ठीक है, पश्चिम की ओर केंद्र से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। जो एग्जाम्पल हमारी नर्मदा नदी का है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिम तट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। पश्चिमी तट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। अब हमारा है अपवाह प्रतिरूपण। अब अपवाह क्या होता है, इसकी मैंने 3-4 पॉइंट्स भी आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती है। मतलब अपवाह हमने बता दिया था क्या होती है, जब छोटी छोटी धाराएं बड़ी धाराओं से मिलकर एक बड़ी सी नदी का निर्माण करती है तो उसको ही अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु, और ये क्या होती है, उसकी क्या होती है, भूमि कैसी है, उसकी वहाँ की जलवायु कैसी है, अवस्था है, इन सब पर क्या करती है, निर्भर करती है, ठीक है। ध्रुवाकृति जालीनुमा आयताकार और अर्य या अपकेंद्रीय भी कहता है इसे, ठीक है। अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। अब दुम्राकृति क्या होती है, दुम्राकृति मतलब होती है ये एक वृक्ष जैसी आकृति बना लेती है, जो जिसका हम एग्जाम्पल दे रहे थे। देखो, सहायक नदी, मुख्य नदी नीचे को जा रही है तो एक हमें ऐसा लग रहा है वृक्ष की शाखा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इस प्रतिरूप का मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदी वृक्ष की जैसी शाखाओं की भांति प्रतीत होती है। जब सहायक नदियां मुख्य नदी में समकोण पर मिलती हैं तो एक जालीनुमा। अब ये हमारे पास है जालीनुमा। अब ये क्या होता है, ये हमारी नदी बह रही है तो इससे दूसरी नदी जो होती है वो क्या होगी, एक समकोण यानी 90 डिग्री के एंगल पे मिलती है, तो वो क्या होती है, हमारी समकोण नदी कहलाती है, ठीक है। यानी हमारी जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती है। अब क्या है हमारी अर्य या अपवाह। अर्य या अपवाह मतलब क्या होता है, जब कोई, जैसे हम क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी, क्या कहते हैं, जैसे हमारा ज्वालामुखी फटता है तो काफी सारी इधर उधर दिशाओं में क्या निकलती हैं, लावा बहने लगता है। वैसी सेम एग्जाम्पल हम नदियों के लिए भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये हमारी कोई प्रतीत होती है जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानें समांतर होती हैं तो वो आयताकार प्रतिरूप बनाती है। अरीय प्रतिरूप एक विकसित होता है या एक केंद्रीय शिखर या गुम्मद, ठीक है, जैसे मस्जिद की गुम्मद या फिर मंदिर की गुम्मद जैसी, या फिर हिमालय शिखर की से निकलने वाली जो धाराएं हैं उनसे प्रवाहित होती है। हिमालय शिखर या ज्वालामुखी, इनसे निकलने वाली धाराएं प्रतीत होती है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में पाया जाता है, ठीक है, प्रतिरूप में पाया जाता है।
और अब हमारा अधोपित, ठीक है, अध्यारोपित भी है एक हमारे पास, जो इसमें नहीं है, मैं बता देती हूँ। अध्यारोपित क्या होती है, या एक क्या होती है, प्रायद्वीपीय नदियाँ बनाती हैं केवल, ठीक है। इनकी प्रायद्वीपीय नदियाँ पता है हमें क्या होती हैं, ये मौसमी नदियाँ होती हैं, और ये क्या होती है, सेंटर से निकलती हैं। जैसे हमारी फॉर एग्जाम्पल क्या है, चंबल, सोम, ठीक है, नर्मदा, ठीक है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, नदी द्रोणी का। और पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप मैं बता देती हूँ, इसमें नहीं है, वो भी एक एग्जाम्पल होता है। ये जो होती है पूर्ववर्ती, जो होती है किससे निकलती है, हिमालय से निकलती है, ठीक है। और ये क्या होती है, जैसे हिमालय से निकलने वाली क्या है, सिंधु, तीस्ता, गंगा, सतलज जैसी, और ये साल भर बहने वाली नदियाँ। और इन्हें हम पूर्ववर्ती नदियाँ क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी सेम अवस्था में बहती थी, सेम डायरेक्शन, सेम सब कुछ, और हिमालय की उत्पत्ति के बाद भी यह सेम जगह से बहती हुई प्रतीत होती है, तो हम उसको पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। यह आपके समझ में आ रहा होगा। अब गंगा भी एक पूर्ववर्तीय प्रतिरूप है, क्योंकि कैसे, अब हमें एक बार हिमालय की संरचना देखनी पड़ेगी। हमने हिमालय में पढ़ा था, हमने हिमालय को तीन, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है बाह्य हिमालय, ठीक है, ये हमारा मध्य, और ये हमारा क्या है, शिवालिक। शिवालिक को हम छोटा हिमालय भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शिवालिक, जो भी है, ठीक है। अब हमारी गंगा नदी जो है यहाँ से निकलती है, बाह्य हिमालय के नीचे से, तो वो पहले भी यहीं से निकलती थी, बस ये है कि यहाँ भारत हिमालय की उत्पत्ति हो गई, और अभी भी ये यहीं से निकलती है, मध्य हिमालय को काटते हुए नीचे की ओर मैदान में, और शिवालिक को भी काटते हुए उतरती है, ठीक है। कहाँ उतरती है, हरिद्वार से नीचे मैदान की ओर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें है नहीं, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हिमालय की नदियाँ, अब हिमालय की नदियाँ क्या होती है, सिंधु गंगा, आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियों आकर इसमें मिलती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, लंबी नदियाँ, और इसमें बहुत छोटी छोटी या बड़ी नदियाँ भी आकर मिलती हैं, ठीक है। इसकी किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों के नदी तंत्र को कहा जाता है। नदी तंत्र क्या कहते हैं, नदी का नदी तंत्र क्या कहा जाता है, जो उनसे आने वाली छोटी नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। अब सिंधु का हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सिंधु, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको अंडरलाइन किया है, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है, ठीक है। ये कहाँ पर निकलती है, तिब्बत से, और कहाँ पर, मानसरोवर झील पश्चिम की ओर बहती है। बहती हुई यह नदी भारत के जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। अब हम इसमें ज़रा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा तिब्बत, यहाँ है ये हमारा मानसरोवर झील, ठीक है। यहाँ से ये नदी निकल ली है। अब ये नदी हिंदुस्तान में कहाँ, जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख वाला रीजन हुआ, यहाँ से पश्चिम की ओर मूव करेगी, और भारत के यहाँ से बाहर निकल ली है ये। अब ये वाला जो एरिया है, ये पूरा क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो हम इसके आगे पढ़ते हैं। इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज, गार्ज क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच से निकलने वाला, ठीक है, पानी या नदी, ठीक है, का निर्माण करती है। क्योंकि हमें पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, नेचुरल ब्यूटी के लिए, ठीक है। तो इनमें ये नदियों का बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां, जैसे इस क्षेत्र की बहुत सारी सहायक नदियां, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा आदि, इस नदियां इनमें आकर मिलती है सिंधु में, ठीक है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहती हुए अटक के पर्वत क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, व्याज, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के कहाँ मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिलती है पठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। ये जो इनकी सहायक नदी है, कौन कौन सी,
हमारी चेनाब सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर कहाँ पर मिलती हैं? पाकिस्तान के मिठानकोट में आकर मिल जाते हैं। मिठाई से याद कर लेना मिठानकोट, ठीक है, इजी है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है, दक्षिण मतलब नीचे की ओर, अतः अंत में यह कराची के पूर्व की ओर अरब की खाड़ी में जाके मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है, मतलब यह बहुत स्लोली स्लोली जाती है मैदान में, ठीक है। सिंधु द्रोणी का 1/3 में से कुछ अधिक भाग, ठीक है, भारत में भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ क्या कहते हैं, 1/3 यानी 1/3 पार्ट जो है उसका भारत में होता है, और बाकी जो भी पार्ट है वो सारा क्या होता है, पाकिस्तान में, ठीक है। और ये क्या होता है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से और पंजाब से, ठीक है। और शेष भाग इसका पाकिस्तान में स्थित है, और इसकी लंबाई क्या, 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है, ठीक है। अब क्या है, सिंधु नदी जल समझौता। अब हमें जल संधि, जब भी हमारी कोई भी नदी होती है उसका क्या होता है, जल का डिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके बारे में उसके ऊपर काफ़ी इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्राक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल प्रयोग कर सकते हैं। अब 20% क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/3 ही नदी बहती है, ठीक है। और इस जल का उपयोग हम पंजाब, ठीक है, पंजाब के जो भी हमारे किसानों की खेती है उसमें यूज करते हैं, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए, ठीक है, ये लिए हम यूज करते हैं ज्यादातर जल। और इसका कितना, 20%, और 80% कहाँ है, ये पाकिस्तान में इसका यूज होता है। देखिए, अब ये मैं बता रही थी, यहाँ से हमारी सिंधु नदी जा रही है, ये हमारी वुलर झील है, खारे पानी की झील, यहाँ से ये हमारी सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज यहाँ पर आई, यहाँ पर ये जो जब मिलती है तो यह मिठानकोट पाकिस्तान का, और ये दक्षिण की तरफ मूव कर रही है, और ये अरब सागर में आकर मिल जा रही है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें ये इतना एरिया ही यहाँ रहती है, यानी 1/3, तो इसके कारण यहाँ पर ये हमारा पंजाब है, ये थोड़ा सा राजस्थान वाला क्षेत्र, और राजस्थान के साथ यहाँ पर पंजाब के बगल में क्या होता है, हरियाणा। तो वहाँ के जो भी इसका 20% जल है वो यहाँ की सिंचाई के लिए यूज करते हैं। इतना आपकी समझ में आ गया है। अब हमारा क्या आता है, गंगा नदी तंत्र, यानी गंगा नदी तंत्र। गंगा का मुख्य, अब ये इम्पोर्टेंट है, गंगा का मुख्य धारा भागीरथी है, ठीक है। मतलब इसका मेन जो सोर्स है वो कौन है, भागीरथी। गंगोत्री हिमालय से निकलती है, हिमालय मतलब हिमालय से निकलती है, और ये कहाँ, उत्तराखंड में है। तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग से निकलती है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, आपको ये याद होना चाहिए, मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग से छोड़ और मैदान की ओर मूव करती है, ठीक है। हरिद्वार में हमारा संगम होता है, तो इसलिए वहां पर कुंभ का मेला भी लगता है, तो आप इसको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़े, ठीक है। गंगा नदी की मुख्य धारा क्या है, भागीरथी। गोदावरी हिमानी से निकलती है, और अलकनंदा जो है उत्तराखंड के कहाँ से निकलती है, देवप्रयाग। जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, कहाँ मिलती है, और इसके बाद ये कहाँ जाती है, हरिद्वार। हरिद्वार के बाद ये क्या आ जाती है, मैदानों की ओर मूव कर जाती है, पर्वतों को छोड़ के, ठीक है। अब ये क्या है, हम अभी इसको पढ़ेंगे। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। कुछ नदियाँ कौन सी है, यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, ठीक है। अब ये हम एक बार मैप देख लेते हैं। ये है हमारा गंगा, ये यहाँ पर हमारा उत्तराखंड होता है, ये जो है हमारी भागीरथी, ये अलकनंदा हो गई, और ये दोनों मिल रहे हैं हरिद्वार में। हरिद्वार से गंगा का निकल रही है यहाँ की ओर, यहाँ पर शारदा मिल रही है, घाघरा मिल रही है, गंडक मिल रही है, कोसी मिल रही है, ठीक है। आपको याद रखना है कि गंगा की सहायक नदियाँ, यमुना,
ठीक है। यमुना नदी हिमालय के हिमनोत्री से हिमालय से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर, समांतर मतलब एक के नीचे एक, जैसे ये यहाँ से निकली है ये, और इसी के समांतर क्या जा रही है, गंगा के समांतर यमुना भी मूव कर रही है। ठीक है, समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है, इलाहाबाद में जाके मिलती है। ठीक है, और घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल अ, हिमालय से निकलती। अब घाघरा, गंडक, कोसी कहाँ से निकलती है, ये देखो, ये वाला रीजन है हमारा नेपाल। नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ से ये देखो ये तीनों नदियाँ निकल रही है, हिमालय, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, ये तीनों नदियाँ क्या निकल रही है, हमारी निकल रही है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में क्या आती है, बाढ़ आती है। इसके बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है, लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी का उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य बनाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, नीचे का एरिया जो भी है, मैदानी एरिया, वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, अब प्रायद्वीपी हमारी उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदी चंबल, बेतवा, सोम है। ठीक है, यह एक अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है, जहाँ मतलब क्या होता है, गर्मी होती है। यह हमारी सोम, ये सोम जो होता है गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण करती है। यहाँ पर यह बेतवा, और ये है हमारी चंबल। चंबल डिवाइड होती है और क्या बनाती है, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। ठीक है, तो हम ये भी देखते जाएंगे, जो बाद में हमारे लिए दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसकी लंबाई, इन नदियों की लंबाई तो कम होती है और इसमें जल की क्षमता भी कम होती है। ठीक है, बाएं तथा दाएं किनारे की सहायक नदियों में के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा के फरक्का तक बहती है। ठीक है, अब ये क्या कह रही है, यहाँ पर ये नदियाँ परिपूर्ण हो जाती हैं जल से, और ये क्या हो जाती है, पूर्व से बंगाल के फरक्का तक बहती हैं। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी डेल्टा का ये जो है सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी का ये इम्पोर्टेंट है, भागीरथी जो है किसकी नदी के किनारे पे स्थित है, वो है हुगली। ठीक ठीक है, तो हुगली जो इसकी एक वृत्ति क्या है, दक्षिण की तरफ बहती है। सहायक नदी क्या है, इसकी हुगली है। ठीक है, तथा डेल्टा के मैदान के होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहते हुए पश्चिम बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाती है, जिसको मेघना के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, मेघना जब गंगा और क्या होती है, ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत सुंदर है। ठीक है, अब क्या है, ये हमारी ये इम्पोर्टेंट है, नमो गंगा परियोजना। इस एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। मतलब क्या होता है, गंगा को साफ करना और उसको हमेशा बनाए रखने के लिए, उसके संरक्षण के लिए हमने एक, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यह योजना शुरू की थी, जिसका नाम है नमामि गंगे परियोजना। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय नदी, और इसको राष्ट्रीय नदी घोषित जब से किया है तो इसकी बहुत ज़्यादा संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इसकी राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्य, एक तो पर्यावरण के प्रभाव, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, और इसके संरक्षण और कार्यकल्प को पूरा करना। मतलब क्या है, एक तो उसको बनाए, उसमें प्रदूषित ना हो, और उसकी सफाई वफाई करना, और उसके संरक्षण को हमेशा बनाए रखना। ठीक है, आप इस साइड में जाकर उसको देख सकते हैं। अब हमारे पास है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदर पादप, पादप मतलब होते हैं, पादप और जंतु आपको पता है, पादप मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, जंतु मतलब एनिमल्स। ठीक है, तो वहाँ पर पाए जाने वाले बहुत तरह के वैरायटी के बहुत सुंदर सुंदर पादप होते हैं, यानी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है।
ठीक है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर जो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में फेमस है वो यहाँ पर ही पाया जाता है। इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, टाइगर की। गंगा की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर से अधिक है। और यह अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक एक स्थिति है, ठीक पर स्थित है, ठीक है। अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में ये 6 किमी की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर की है, ठीक है। ये ज़्यादा है नहीं, और ये क्या होता है, एक विसर्प की आकृति ले लेते हैं, ठीक है। अब हम हिमालय की सारी नदियाँ कंप्लीट कर लेंगे आज। तो हमारी अब है ब्रह्मपुत्र, लास्ट नदी है, बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील, जहाँ से हमारी सिंधु नदी निकलती है, वहीं से ये निकलती है। ये देखिए यहाँ से मेघमा, ठीक है। तो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं इसे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु तथा सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है, ठीक है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतम मार्ग भारत से बाहर, ठीक है, यह हिमालय के समांतर, मतलब हिमालय के सीधे के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी में के यू अक्षर जैसे मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में कार्च के माध्यम से प्रवेश करती है। यह इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। यहाँ दिबांग, लोहित, केनुला और एवं दूसरी सहायक नदियाँ इसमें आकर मिल जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है, असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है मिलके, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये हिमालय हमारा ऐसा चलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये भी इसकी सहायक नदी है, ये भी इसके साथ साथ बहती रहती है। और ये एक यू आकृति, देखो ये यू बना रही है, तो यहाँ पर आकृति बना के आ जाती है। इसकी सहायक नदी दिहांग, लोहित बनाकर मिलकर ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्रिएशन करती है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, जमुना, और तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो। तिब्बत में एक शांति और शुष्क क्षेत्र में है, यहाँ पर नदियों में जल तथा सल्ट। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा और ड्राई क्षेत्र है, अतः यहाँ एक नदी में जल एवं स्लट की मात्रा बहुत कम होती है। यानी उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो स्लेट वेट रेता वेता होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है, यानी अरुणाचल प्रदेश का एरिया, ठीक है। जहाँ नदी में जल एवं स्लेट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुफित नदी के रूप में, गुफित नदी मतलब बहुत सारे रूप में आ जाती है ना, अनेक धाराओं से होकर, तो बहुत सारे गुच्छे के रूप में दिखती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है, ठीक है। क्या आप ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है, ठीक है, नदी द्वीप का नाम। अब यहाँ पर आएगा हमारा, प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। इस नदी मतलब जब ये इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, क्योंकि ये हिमालय की साइड से आती है, तो ये क्या होती है, ये अपने उससे ऊपर बहने लग जाती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश के बहुत अधिक क्षति पहुंचती है, जिसमें क्या आ जाती है, बाढ़ आती है, जिसके कारण काफ़ी अधिक नुकसान होता है। कहाँ पर, असम और बांग्लादेश में। उत्तरी भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट अपेक्षण की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्या कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सिल्ट होता है, परंतु वो जो होता है तिब्बत वाले एरिया में नहीं होता है, वो इंडिया वाले एरिया में होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, वो स्लेट की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घने जंगलों और उनसे निकल कर आती है, ठीक है। उत्तर भारत में अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र में सल्ट की मात्रा अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है
और यह बार बार अपनी धाराओं का निर्माण का मार्ग में परिवर्तन करती है। मतलब ये क्या होता है, जिसके कारण इसकी धाराएं बार बार क्या होती है, चेंज होती रहती हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, नदी में पानी बढ़ता रहता है। अब हम कल को पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी और इसका लेसन क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई होप ये मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो और अच्छी लगी हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, अब इसको लाइक करना है, शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करना है।